नमस्कार दोस्तों। अब ये कृपया पीछे वाले सब चुपचाप रहें, बहुत शोर कर रहे हैं पीछे से, ध्यान से सुने। ओ भैया डाल देगा वो, है ना, धीरे बोलो। आप ही लोगों के बीच का व्यक्ति हूँ, आप लोगों का जिगरी हूँ, आप लोगों का चहेता हूँ। तो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ बातें मेरी समझ में आए, कुछ बातें ना आए, और कुछ बीच बीच में शरारतें भी सूझे। लेकिन मुझे आज आप लोगों से अपना बर्थडे गिफ्ट चाहिए कि अगले 40-50 मिनट शांति से सुन ले, और उसके बाद जितने मज़े लेना ले लेना मेरे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कल ढाका जी ने बोला ही था कि सबके 100 बम्बू लेने वाला तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो अब हम बहुत ज़्यादा आगे टाइम वेस्ट ना करें। अभी हम शुरुआत करेंगे 3 चीज़ों से। जैसा कि ढाका जी ने बोला कि कहाँ से तीसरी पीढ़ी से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और अब यहाँ से वापस क्यों पहुँचना जरूरी, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें पहले बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। अभी हम जो अनाज खा रहे हैं, वो रासायनिक पद्धति से उपजा हुआ अनाज, फल और सब्जियां खा रहे हैं। तो वो कहलाती है रासायनिक खेती। रासायनिक खेती का मतलब होता है कि कुछ इनपुट्स बाजार से खरीदे जाते हैं जो कि रासायनिक तरीके से डेवलप किए गए हैं, फैक्ट्री के अंदर डेवलप किए गए इनपुट्स होते हैं, और वो किसान खेत में ला करके डालता है और दवाइयाँ ला करके डालता है और फसलें उपजाता है और हम तक पहुँचाता है। तो उसके अंदर वो सारे न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं हो पाती है। अब दूसरी जो एक आप लोगों ने और नाम सुना होगा, ऑर्गेनिक खेती, जो कि रासायनिक खेती से महंगा होता है, लुक में कमजोर होता है। आप देखेंगे ऑर्गेनिक फल फ्रूट जो है वो टेढ़े मेढ़े दिखेंगे, स्वाद भी उसमें कोई खास नहीं होगा, वो ऑर्गेनिक कहलाता है। उसके अंदर क्या होता है, बाजार से जैविक फर्टिलाइजर और जैविक दवाइयां खरीद करके और इनपुट्स डाला जाता है और उससे ऑर्गेनिक उगाया जाता है। हम इन दोनों पद्धतियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमने एक नई पद्धति डेवलप की, नई तो क्या डेवलप की है, जो कि परंपरागत तरीके से चली आ रही थी सदियों से, उस पद्धति को हमने अडॉप्ट किया है, और वो कहलाती प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती में हमको कुछ नहीं करना, सब प्रकृति करेगी। आपके सामने जो पौधा दिख रहा है, ये पौधा 1 साल का पौधा है और इसके अंदर कोई खाद नहीं दिया गया, कोई दवाई नहीं दी गई, लेकिन आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ प्रॉपर है। अभी हमने नींबू भी देखे, अदरक भी देखा, दूसरी स्ट्रॉबेरी भी देखी, ड्रैगन फ्रूट भी देखा, सब प्राकृतिक। मतलब वहां सारे काम कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है। और क्यों कर पा रही है, और रासायनिक किसानों को क्यों रासायनिक खेती करना पड़ती है, वो एक अलग मुद्दा है। अगर हम उस पर जाएंगे तो एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा और शायद आप लोगों का इंटरेस्ट का सब्जेक्ट भी नहीं रहेगा, आपको बोरियत फील होगी। किसानों को मजा आएगा उसमें, हम किसानों के लिए फिर से एक सेशन रख लेंगे। लेकिन क्या वो जरूरी क्यों करना पड़ा, ये अभी समझना जरूरी है कि जब हम आजाद हुए थे तब हमारे देश के अंदर 200-250 साल या बल्कि 500 सालों से दूसरे, या तो मुगल पहले हमारे ऊपर राज कर रहे थे, फिर ब्रिटिशर्स आए और बहुत सारे लोगों ने हमारे ऊपर राज किया, और हमारे जो सोने की चिड़िया कहा जाने वाले देश को, यहाँ की जो समृद्धता थी, जमीन की समृद्धता थी, उसको उन्होंने तहस नहस कर दिया, और उसकी वजह से यहाँ पर पैदावार घट गई। जब हमारी उस टाइम की गवर्नमेंट ने 1950-1960 की गवर्नमेंट ने देखा कि यार अगर हमने अनाज को नहीं बढ़ाया तो हमारा देश भूखों मरेगा या हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उस वक्त उनका बहुत सही डिसीजन था हरित क्रांति को लाना। क्योंकि हमारे मन में अभी हम सब लोग जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अभी ये ख्याल आएगा कि यार हरित क्रांति नहीं आती तो हम तो भूखे ही मर जाते हैं। तो वो तो अच्छे के लिए आई थी, बिल्कुल अच्छे के लिए आई थी, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। लेकिन जैसा कि हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है, जैसे हम बीमार होते हैं और दवाई लेते हैं तो उसका भी एक साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, उसकी वजह से कोई दूसरी बीमारी होती है। ऐसा ही यहां पर भी उसका साइड इफेक्ट आया जब हरित क्रांति आई और रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयां बाजार से खरीद करके डाली गई खेतों के अंदर, तो उसका साइड इफेक्ट ये आया कि जो खेतों के अंदर जीवाणुओं की संख्या थी, उनकी जो कॉलोनी थी वो तहस नहस हो गई और जीवाणु मरना चालू हो गए। जैसा कि अभी हमने देखा, अभी आपको बताया था कि 1 ग्राम मिट्टी के अंदर 300 करोड़ जीवाणु आइडियली होना चाहिए, लेकिन अभी अगर आप रासायनिक खेतों में जाकर के देखेंगे तो 300 करोड़ तो छोड़ो, 3 करोड़ भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जहर डाल डाल के वो जीवाणु खत्म हो गए, जिनको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, विडीसाइड्स, ये सारे जितने भी साइड्स है ना, ये डाल डाल करके हमने सारे
जीवाणुओं को खत्म कर दिया। अब जब जीवाणुओं को खत्म कर दिया तो उस क्रॉप को बढ़ाने के लिए हमको रेडीमेड फूड ला करके डालना पड़ेगा। अगर हमारे घर में गृहिणी नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, होटल से खाना मंगाना पड़ेगा। तो ये वही हो रहा है अभी रासायनिक खेती के अंदर, यही हो रहा है कि वहां पर वो खाना पकाने वाली गृहिणी नहीं है, मतलब वो जीवाणु नहीं है, तो इसलिए बाहर से ला करके डालना पड़ रहा है। और वो जो बाहर से ला करके डाला जा रहा है वो हमारी और हमारी मिट्टी की और हमारी फसलों की हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, तो इसलिए हमको रासायनिक फसलों को त्याग करके और हमको प्राकृतिक फसल की तरफ आना पड़ेगा। चाहे आज आए या आज से 10 साल बाद 20 साल बाद आए, लेकिन आना पड़ेगा और किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। तो ये बीड़ा हम जैसे लोगों ने उठाने का फैसला लिया है कि हम ये क्यों नहीं बीड़ा उठा सकते हैं। जब हमारे इतने सारे पार्टनर्स दूसरे काम धंधे देख ही रहे हैं तो हम कम से कम ये काम तो करें, समाज की सेवा तो करें, देश की सेवा तो करें। तो अभी हमने ये बीड़ा उठा रखा है एसएस ग्रुप ने, और अब हम इसको आगे और फैलाएंगे भी सही। जब हम यहां से कमाना सीख लेंगे तो आगे इसको फैलाएंगे भी सही। अब बात यह आती कि आप लोगों के काम का सब्जेक्ट क्या है। ये तो चलो खेती किसानी का मामला हो गया, इसमें हर किसी का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसको आप लोगों को भी जानना इसलिए जरूरी है कि उसी फल, उसी सब्जी, उसी अनाज से हमारी इम्यूनिटी भी खराब हो रही है। क्योंकि अगर वो जितने पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए, अगर वो पोषक तत्व नहीं मिलेंगे और उन जीवाणुओं के साथ नहीं मिलेंगे, पोषक तत्व तो चाहिए हमारे शरीर को, लेकिन जीवाणुओं के साथ चाहिए। क्यों कहा जाता है कि सलाद खाओ, फ्रूट खाओ? क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो जीवाणु होते हैं, वो बैक्टीरियाज होते हैं। वो बैक्टीरिया जाकर के और शरीर के अंदर जाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको हमको हमारी बॉडी को अवेलेबल फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं। मतलब लाइव फूड कहा जाता है उसको। तो जो लाइव फूड है वो खाना हमको जरूरी है, लेकिन अभी जो लाइव फूड है वो कौन सा है? वो सिंथेटिक लाइव फूड है, रासायनिक खेती से उपजा हुआ लाइव फूड है। तो वो उतना असर नहीं कर रहा। चाहे वो डीआईपी अभी कुछ लोगों ने करी भी होगी, लेकिन उनको उतने परिणाम नहीं मिले जितने मिलना चाहिए। अगर वो डीआईपी के फल और फ्रूट जो है, सलाद जो है, वो अगर प्राकृतिक तरीके से उपजाया हुआ होता तो हमको 100% उसके फायदे मिलते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन वैल्यू भी होती है और जीवाणु भी होती है सारे के सारे। तो वो जीवाणु अगर खेत में ही नहीं है तो वो हमारे फ्रूट में नहीं आएंगे, हमारे फल में नहीं आएंगे, हमारे अनाज में नहीं आएंगे, तो हमारे शरीर में भी नहीं आएंगे। और इसकी वजह से हमारी हिडन हंगर, जिसको कहा जाता है हिडन हंगर, मतलब ऐसी छुपी हुई भूख जो बार बार आती है, क्योंकि हमारे शरीर को कोई चीज की जरूरत है तो भूख के रूप में हमको संदेश देता है। वो संदेश देता है कि हमको इस चीज की जरूरत है, आप ये चीज डालो। अब वो संदेश क्यों दे रहा? क्योंकि उसको आयरन नहीं मिला, उसको पोटेशियम नहीं मिला, उसको मैग्नीशियम नहीं मिला, तो फिर से संदेश दे रहा 2 घंटे बाद, फिर हमको कुछ खाना पड़ रहा। तो हमारे बच्चों की और हमारी गलती नहीं है। आज डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि हर 2 घंटे में शुगर पेशेंट को खाना चाहिए। क्यों बोल रहे हैं? जबकि ऐसा है ही नहीं। आप 24 घंटे में 1 या 2 बार खाना खाओगे, दैट इज एनफ। लेकिन कौन सा खाना? न्यूट्रिशन रिच खाना होना चाहिए, लाइव फूड के साथ का खाना होना चाहिए। तो वो खाना हमारे शरीर को लगेगा, वो खाना हमको सारे के सारे पोषक तत्व देगा और उससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। आप ये मान सकते हो कि हेल्थ इज इक्वल्स टू इम्यूनिटी। वही व्यक्ति की हेल्थ अच्छी हो सकती है जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, और इम्यूनिटी उसी प्राकृतिक तरीके से उपजे हुए न्यूट्रिशनल फूड से ही इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अब अगर खेत की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो उस खेत में उपजा हुआ अनाज हमारी इम्यूनिटी अच्छी कर सकता है क्या? लॉजिक समझे आप? क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अगर मेरे खेत की इम्यूनिटी अच्छी और इसमें कोई फल या अनाज उगाया मैंने और वो आपको खिलाया, तो वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर देगा। और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसको कोई बीमारी कुछ भी नहीं कर सकती। आप सोचो, एक ऐसा वायरस, ऐसा कोरोना का वायरस जो दिखता भी नहीं है खुली आंखों से, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, उस वायरस ने दुनिया हिला दी थी। और अभी कौन सा HMPV कौन सा वायरस फिर से आया है ना? वो क्या? वो भी यही है। चिकनगुनिया क्या? वो भी यही है। डेंगू क्या? वो भी यही है। तो जितने भी वायरस है वो क्या है? सैकड़ों, हजारों, करोड़ों तरह के वायरस है। अगर एक वायरस के पीछे दूसरे वायरस को ऐसा खड़ा किया जाए ना, तो यहां से चंद्रमा की दूरी तक लाइन बन जाएगी। इतने वायरस होते हैं। आप कितने वायरस को मारोगे? कितने वायरस की आप एंटीडोज बनाओगे? कितने वायरस की वैक्सीन बनाओगे? संभव ही नहीं। और उसके बाद भी क्या हुआ? जिन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। कहा जा रहा ना कि वैक्सीन के दुष्परिणाम आ रहे हैं। तो ऐसा हर इलाज का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आता है। तो वायरस को मारना हमारा पर्पस नहीं है।
हमारा पर्पज है कि हमारी इम्यूनिटी को हम स्ट्रांग कर लें तो वायरस से खुद ही लड़ लेगी। बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, दस्त, सॉरी जुकाम तो हाँ, जुकाम और दस्त, ये 5 जो है हमारी बॉडी के टूल्स होते हैं। लेकिन जैसे ही हमको बुखार आते हैं हम क्या ले लेते हैं? पैरासिटामोल या क्रोसिन। मतलब बुखार क्यों आया? कोई वायरस ने अटैक करा बॉडी के ऊपर, बॉडी ने उससे लड़ने के लिए अपने टेम्परेचर को हाई करा, क्योंकि वो टेम्परेचर को हाई नहीं करेगी तो वायरस मल्टीप्लाई होगा, और वो मल्टीप्लाई होगा तो पूरे बॉडी के ऊपर वो अटैक कर देगा। तो बॉडी क्या करती है? अपने टेम्परेचर को हाई करती है, और हम क्या करते हैं? पैरासिटामोल देकर के बॉडी को बोलते हैं तू चुपचाप बैठ, हम हमारा काम कर लेंगे, और वो वायरस वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है। वो वायरस मल्टीप्लाई होगा तो वही डेंगू का कारण बनेगा, वही चिकनगुनिया का कारण बनेगा। आपको कैसी भी बुखार हो, हमारे तरीके से अगर आप करोगे वो 3 स्टेप फ्लू डाइट से, तो आपको कैसी भी बुखार हो, चाहे वो चिकनगुनिया की बुखार हो, चाहे डेंगू की बुखार हो, चाहे कोरोना की बुखार हो, चाहे HMP वायरस की बुखार हो, कोई सी भी बुखार हो, 72 घंटे के अंदर वो बुखार को खत्म करने का दावा मैं लेता हूं। और उसकी गवाह वो हमारी श्वेता खंडेलवाल जी बैठी हुई है। ऐसे और भी लोग बैठे हैं, वो अर्णव बैठा हुआ, भुवनेश है, सरिता यादव, ये सब लोग कर चुके हैं इसको। और 72 घंटे में कैसी भी बुखार हो गारंटी से खत्म, चाहे वो कोरोना की बुखार हो। मैंने यहाँ हिंदुस्तान में अपने इंदौर में बैठ करके कोरोना के टाइम पर अमेरिका में बैठे हुए लड़के को यहाँ से बैठ करके अच्छा कर दिया। हमारे एक ठेकेदार थे, उनका लड़का अमेरिका में पढ़ रहा था, तो उनका फोन आया, बोले सर वो मेरे बेटे को कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो उसका कुछ इलाज बता सकते हो क्या? और मैं नहीं चाहता कि वो हॉस्पिटल जाए। तो मैंने यहाँ से इलाज उनको व्हाट्सअप करा, उनने इलाज वहाँ पे व्हाट्सअप कर दिया, उस बंदे ने वहाँ पे करा, और 3 दिन बाद वापस से रिपोर्ट कराई तो कोरोना की रिपोर्ट जो है नॉर्मल आ गई। तो बहुत आसान तरीका है, लेकिन एक पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री वालों ने पैसा कमाने के लिए हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और हमारे अनजानेपन का, हमारे भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। सही होने के लिए हमको केवल जागरूक होने की जरूरत है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, और इम्यूनिटी प्राकृतिक तरीके से उपजे हुए फूड से और लाइव फूड से ही इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जैसे ही हम उस फूड को पकाते हैं तो उसके आधे जीवाणु हम क्या कर देते हैं? मार देते हैं, क्योंकि हम उसको हीट देते हैं। और आजकल तो ये कि और सिजाओ इसको कढ़ाई में रख करके, इसको और तलो, है ना, ये प्रोसेस चल गई है। मतलब जितना आप उसको प्रोसेस करोगे उतना उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। न्यूट्रिशनल वैल्यू कम नहीं होगी, लेकिन उसके लाइवनेस कम होती जाएगी, उसके अंदर के जो जीवाणु हैं वो जलते चले जाएंगे। तो ठीक है, अपने स्वाद के लिए खाना भी जरूरी है, तो हम ये कर सकते हैं कि मोर देन 50% हमको लाइव फूड लेना है। फ्रूट्स खाना है, सलाद खाना है, लाइव फूड लेना है, ठीक है। छाछ पीना है, छाछ भी अच्छी चीज है क्योंकि वो बैक्टीरिया डेवलप करती है हमारे शरीर के अंदर। तो छाछ, लेकिन अब छाछ कौन सी? जो नकली दूध बन करके आ रहा है उसके दूध की छाछ पियोगे तो और बीमार हो जाओगे। छाछ भी पीना पड़ेगी हमको देसी गाय के बने हुए दूध से बने हुए दही से बनी हुई छाछ, वो छाछ हमारे लिए गुणकारी होगी। तो आपने देखा होगा अपने यहाँ पर 10-15 देसी गाय भी है, उनका दूध से जो बनी हुई छाछ है वो छाछ हम खेतों में भी डालते हैं और अपने घरों पे भी जाती है और उसको पीते हैं। वो छाछ हमारे लिए गुणकारी है। तो ऐसे करके इन सारे प्रयासों से हमको हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, और हमारी जागरूकता आती जाएगी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती चली जाएगी। अब एक सवाल ये भी मन में आता है कि जब ये इतना आसान है तो ये हर किसान क्यों नहीं कर रहा है? भैया एक बात बताएं, आज किसान भी चाहता है कि उसको भी ऐशो आराम मिले, उसको भी मोबाइल पे रील देखने का मौका मिले, उसको भी टीवी देखने का मौका मिले, उसको भी मॉल में जाकर के शॉपिंग करने का मौका मिले, तो वो क्यों करेगा? आज हम क्या बात करते हैं, और ऑर्गेनिक ये तो टमाटर जो है 40 रुपए किलो मिल रहा है और ऑर्गेनिक वाला 60 रुपए किलो मिल रहा है, महंगा कौन खरीदे? प्राकृतिक ये तो 50 रुपए किलो मिल रहा है, 70 रुपए किलो मिल रहा है, क्यों खरीदे? अरे जरा सोचो कि हमारे यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए ना, सबका कम से कम 1 लाख रुपए महीने का घर का खर्च है, मिनिमम बता रहा हूं। हो सकता है किसी का ज्यादा भी हो, किसी का थोड़ा बहुत कम भी हो, लेकिन 1 लाख ऑन एवरेज सबका खर्चा है। अगर आप उठा करके देखोगे ना अपना किराने का बिल, तो 15,000 20,000 से ज्यादा का किराने का बिल नहीं है। हर घर में 20,000 रुपए का किराने का सामान आता है, उसमें से भी 10,000 रुपए का कॉस्मेटिक है, टॉयलेटरीज है, शैम्पू है तो क्रीम है तो ये है तो फलाना तो ढिमका। जो ग्रोसरी है वो तो मात्र 10-12 हजार रुपए की होगी। अब वो 10-12 हजार पे अगर आपने 10-20% पैसा ज्यादा दे भी दिया तो कितना फर्क पड़ा?
2,000 रुपये महीने का। 10,000 का 20% कितना होएगा? 2,000। तो मतलब जहां लाख रुपए का खर्चा हम कर रहे थे वहां 1,02,000 का खर्चा हो जाएगा, तो क्या हमारी हेल्थ पे फर्क, सेहत पे क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन हमारी सोच ऐसी, और फिर अच्छा चलो सोच भी है, इसके साथ में ये भी सवाल है कि यार वो ऑथेंटिक फूड मिलेगा कहां से? जो मिल रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, उसकी भी तो कोई श्योरिटी नहीं है। तो जरूरी नहीं कि वो 2,000 मतलब 2,000 रुपये ऊपर में मिल रहा है लेकिन वो ऑथेंटिक मिल जाए। तो उसके लिए एसएस ग्रुप ने एक नया बीड़ा उठाया है। हम एक ऐसे एफपीओ का निर्माण करने जा रहे हैं जो कि ऐसे लोगों को जो अपनी हेल्थ के लिए अच्छा खाना खाना चाहते हैं, प्राकृतिक फूड खाना चाहते हैं, उनको ऐसे किसानों के साथ में जोड़ेगा जो कि इसको उगा रहा हो, ताकि उनको ऑथेंटिक फूड मिलेगा और इनका 2 पैसा ज्यादा उस किसान को मिलेगा। तो अगर उसको 2 रुपए ज्यादा की इनकम होगी तो मेहनत करना पसंद करेगा कि नहीं करेगा? अगर उसका गेहूं मंडी में लाइन में लग करके 3,000 रुपए क्विंटल में बेचना पड़ रहा है, और अगर आप उसका 4,000 रुपए क्विंटल में गेहूं खरीदने के लिए तैयार हो जाओगे, तो वो हंस के काम करेगा कि नहीं करेगा? तो बस हमको ये सोच डेवलप कराना पड़ेगी। मैं आप लोगों के सामने बैठूंगा तो आपसे ये बात करूंगा कि उस किसान को 2 रुपए ज्यादा दो। उस किसान के साथ में बैठूंगा तो उसको ये बोलूंगा, बेटा मेरा ग्रुप जो है वो तुमको 2 रुपए ज्यादा देगा, तुम इस पद्धति से उगाओ, तो उसकी पैदावार भी बढ़ेगी, उसकी जमीन भी अच्छी होगी, उसका 2 रुपए का फायदा भी होगा, तो वो हंस के काम करेगा और अपने बेटे को भी बोलेगा, बेटा पढ़ लिख करके आ जा और घर यहां के खेती कर। आज स्थिति ये हो गई कि किसान के पास में 10 एकड़ खेत है, 15 एकड़ खेत है, 20 एकड़ खेत है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे से 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी शहर में करवाना चाहता है, जहां उसको पता है कि उस 25,000 में से घर पे 5,000 ही आएगा, 20,000 तो उस शहर में ही खर्चा हो जाएगा, लेकिन फिर भी उससे नौकरी करवाना पसंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस खेती में उतना मुनाफा ही नहीं बचा। और अगर हम जिस पद्धति से अभी खेती आपको बताई है उस पद्धति से करेंगे, जो 0 इनपुट कॉस्ट के ऊपर खेती होगी, तो उसका इनपुट कुछ नहीं लगेगा, उसको 2 रुपए ज्यादा भी मिलेगा और उसकी पैदावार भी बढ़ेगी, तो वो समृद्ध होगा कि नहीं होगा? और हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज भी 70%, 60%, 70% किसान है। किसान प्रधान देश है हमारा, इकोनॉमी पूरी किसान प्रधान है, ठीक है? तो आज भी इतने किसान है। अगर ये सारे किसान समृद्ध होने लग जाएंगे तो हमारा देश समृद्ध होगा कि नहीं होगा? फिर हमको कोई विश्व गुरु बनने से रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता, संभव ही नहीं। तो ऐसे तरक्की होगी, लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा, हम सबको आगे आना पड़ेगा, और हम सब आगे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी तक जानकारी के अभाव में नहीं आ पाए थे, अभी जानकारी मिली है। कल से आप मेरा वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना, लखन यादव एसएस के नाम से, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियोस आपको उसके ऊपर मिलते रहेंगे, देखते रहोगे, उससे और जानकारियां बढ़ती जाएगी और आप भी मोटिवेट होगे और आपको भी लॉजिकल सही लगेगा कि हाँ यार बात में दम है। आपको लगा कि नहीं लगा? ये कितना छोटा सा प्रयास है, जहां लाख रुपए खर्चा हो रहा है वहां 1,02,000 खर्चा करना, बस मात्र इतना सा काम करना, उससे हमारा देश समृद्ध हो जाएगा। और एक और काम करना है, हमें इसके साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी बचाने के लिए प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि आपको एक चीज बताऊं कि हमारा जो है हमारी जो सेहत है, हमारी जो हेल्थ है, वो 4 चीजों पे टिकी हुई है। पहला अनाज या भोजन लिख लें इसको, प्लस वायु प्लस जल, इनके ऊपर टिकी हुई है। हमको केवल खाने से सेहत अच्छी नहीं रह सकती, हमको जो हवा ले रहे हैं, हम 21,000 बार सांस लेते हैं एक दिन भर के अंदर। अब हवा ही जहरीली है, तो अगर हवा जहरीली है तो हम स्वस्थ रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है, वो पानी जहरीला है। तब आप अनाज खा लो तो इसका तो योगदान कितना, मात्र 25% ही तो है, बाकी 25% तुम्हें तो ये आ गया, बाकी 25% में ये आ गया। तो आप इस 25% को अगर सही कर भी लोगे तो भी हेल्दी हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो हमें अपनी हवा को भी सुधारना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम हवा को कैसे सुधारें? एक अकेला चना कैसे बाहर फोड़ सकता है? क्योंकि हवा तो पूरे वायुमंडल में, हवा सुधरेगी, लेकिन उस पहले इनको यह समझना पड़ेगा कि हवा बिगड़ी कैसे, वो जहरीली हुई कैसे। अभी हमारे सबके दिमाग में आ जाएगा वो तो जहरीली फैक्ट्रियों से हुई है। तो भैया वो फैक्ट्री किसके लिए लगी? ये कपड़ा हमने कहां से पहना है? उस फैक्ट्री में बना हुआ कपड़ा ही तो पहना है।
हम कार चला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं। हम बिजली जला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं। 1 यूनिट बिजली अगर हम कंज्यूम करते हैं तो 1 किलो कार्बन हम वायुमंडल में छोड़ देते हैं, 1 यूनिट मात्र से। हर घर के अंदर ऑन एवरेज 10 यूनिट यूज होती ही होती है पर डे की, होती है इतनी। 30 दिन के अंदर 300 यूनिट का बिल तो आता ही आता हम लोगों का। मतलब हम 30 किलो कार्बन तो उत्सर्जित कर ही रहे हैं। एक कार अगर हम चलाते तो 1 महीने में लगभग 350 किलो कार्बन जो है वो हवा में उत्सर्जित कर देता है। एक बाइक जो है 120 किलो कार्बन उत्सर्जित कर देती है। और इस कार्बन को इन वायुमंडल के अंदर से इन ग्रीन हाउस गैसेस को सोखने का काम कौन करता है? वो हमारा ये राजा करता है, पेड़। एक पेड़ 1 साल में 25 किलो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से सोखता है और हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने जंगलों को काटते जा रहे हैं। जंगल लगा कोई भी नहीं रहा है। और लग कैसे रहे? लगा भी रहे हैं तो जैसे इस साल हमारे यहाँ 12 लाख पौधे लगे थे इंदौर के अंदर, कागज पे लगे भी, प्रैक्टिकल में भी लगे होंगे, लेकिन उनमें से जीवित कितने रहे? 50 लाख थे क्या? 50 लाख पौधे लगे, लेकिन 50,000 भी जीवित नहीं रहे होंगे उसके अंदर। आई डोंट नो कितने रहे होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे डलेगा, पता नहीं क्लेम लग जाए मेरे ऊपर। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पौधे भी लगाने पड़ेंगे, और ऐसे पौधे लगाने पड़ेंगे या ऐसे लोगों के साथ मिलकर के पौधे लगाने पड़ेंगे जो उन पौधों को जीवित रख सके। पौधा लगाने मात्र से कुछ भी नहीं होगा। उस पौधे को 4 साल बच्चे के जैसा पालना पड़ता है। जब वो बच्चे के जैसा पलेगा और वो जब बड़ा होगा तब जाकर के 25 किलो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से सोखेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम तो जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम किसी कॉलोनी के अंदर किसी बिल्डिंग में एक फ्लैट में रहते हैं, तो क्या हम अपनी बालकनी में पौधा लगाएं? कैसे लगाएं? उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका सॉल्यूशन भी एसएस ग्रुप प्रोवाइड करेगा। वही हमारा एफपीओ। उस एफपीओ का हम नाम देने जा रहे हैं योर फैमिली फार्मर। तो वो जो एफपीओ है, वो एफपीओ क्या करेगा? आपके बिहाफ पर पौधा लगवाएगा। ऐसे किसानों को पकड़ेगा वो, या उनसे बात करेगा जो किसान सक्षम नहीं है अभी पौधा खरीद करके अपने खेत की मेड़ पर लगाने के लिए। उन किसानों को लिटरेट करेगा कि वो अपने खेतों की मेड़ पर पौधे लगाए, और उनको उन पौधों से इनकम जनरेट करवाएगा। अभी क्या होता है? पौधा लगाने के लिए मेड़ किसान को बड़ी छोड़ना पड़ती। जब वो मेड़ बड़ी छोड़ता है तो उसकी खेती के अंदर उत्पादन में उसको कमी आ जाती है, तो किसान पौधा नहीं लगाता, पौधे काट करके मेड़ को छोटी करते जा रहा है। हम उसको लिटरेट करेंगे, बेटा मेड़ को बड़ी कर, इनके ऊपर लाइन से पौधे लगा, और इन पौधों से तेरे को इनकम जनरेट होगी। तो पौधा लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा, 100% लगाएगा। तो हम उनके बीच का ब्रिज बनेंगे, ऐसे लोगों के बीच का जो लगवाना चाहता है और ऐसे लोग, ऐसे किसान जो उगाना चाहते हैं। अगर उनको इनकम भी होगी तो वो उगाएंगे। फिर आपको इतनी भी आजादी मिलेगी कि आप जब चाहें जब अपने उस पौधे से मिलने आ सकते हैं, उसको गले लगा सकते हैं। हम आपको उन किसानों से इंट्रोड्यूस भी कराएंगे। तो ये नेक काम भी हमारा एसएस ग्रुप करने जा रहा है। इसके साथ ही साथ हमने अभी पिछले 2-1 साल के अंदर एक मॉडल भी तैयार किया है। वो मॉडल में हमने ये किया है कि हम ऐसे कुछ इन्वेस्टर जो कि ऑलरेडी अपने बिजनेस से या जॉब से पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों को उनके नाम से जमीन दिलवा देते हैं, उसके ऊपर खुद बांबू प्लांटेशन और ये यूकेलिप्टिस प्लांटेशन करवाते हैं, और उससे आने वाली सारी की सारी इनकम उस आदमी को पास ऑन कर देते हैं। अगर हमको भविष्य में उसको मेंटेन करना, ठीक है, मेंटेनेंस चार्जेस जो हमारी टीम का खर्चा आएगा वो उससे लेंगे और बाकी का बचा हुआ पैसा उसको दे देंगे। तो हम उस मॉडल पे भी काम कर रहे हैं और वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो अगर आपको अपनी ऐसी कोई रिकरिंग इनकम जनरेट करना हो, जिससे आपको किराए जैसी इनकम के हर साल का हमको पैसा आता रहे, पैसिव इनकम जिसको बोला जाता है, और लैंड का एप्रिसिएशन भी होता रहे, तो आपको ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए भी एसएस ग्रुप आपके साथ में खड़ा है। हम वहां पर भी आपका साथ देंगे। तो हम इस तरीके से इस वायु को भी क्या करने जा रहे हैं? प्योर करने जा रहे हैं। टाइम लगेगा, ये एक दिन में खराब भी नहीं हुई तो एक दिन में सुधरेगी भी नहीं, समय लगेगा। लेकिन हमारे जैसे कई सारे लोग इस पे काम करेंगे, और ऑलरेडी कुछ मुट्ठी भर लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे जब बहुत सारे लोग काम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सही होता चले जाएगा, और हम अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को वापस से वही खूबसूरत प्रकृति सौंप के जाएंगे जो प्रकृति हमको हमारे पूर्वजों ने सौंपी थी। थैंक यू। जिसके अंदर ना कोई जहर था ना कुछ था, सब बस बहुत अच्छा खाना था, कोई बीमारी नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं होता था। फिर अब जल, बारी आती जल, कि जल को कैसे प्योरीफाई करेंगे।
तो जल को अब प्यूरिफाई करना हमारा काम नहीं है। जल को प्यूरिफाई करना धरती माता का काम है। सबसे बड़ा प्यूरिफायर जो है वो धरती माता है। ये खुद प्यूरिफाई कर देती है, क्योंकि जब बरसात का पानी गिरता है और वो पानी जब जमीन के अंदर जाएगा, पेनिट्रेट होगा, तो प्यूरिफाई होकर के ही पेनिट्रेट होगा। लेकिन अभी तो हमने क्या करा, धरती माता के ऊपर ही जहर डाल रखा है। तो जहर किस में मिल रहा है? पानी में मिल रहा है, और पानी के साथ कहां जा रहा है? जमीन के अंदर जा रहा है। ठीक है, और उस जमीन से कुएं में और बावड़ी में या फिर बोरिंग में आ रहा है या नदियों में आ रहा है, और उस पानी को हम पी रहे हैं तो जहर हो रहा है। अभी देख रहे हैं हम पंजाब के अंदर कई सारे लोगों ने ऐसा चालू कर दिया है कि वो पंजाब का, अपने शहर का पानी नहीं पीते हैं, वो दूसरी स्टेट से पानी मंगवाते और पानी पी रहे हैं। इतना जहरीला पानी हो गया। अभी हमारे कुछ हरदा के लोग बैठे हुए हैं, इनके यहाँ पर पानी के अंदर अगर देखा जाएगा तो पेस्टिसाइड्स का कंटेंट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। हरदा दूसरा पंजाब बनने जा रहा है, इसीलिए हरदा बेल्ट पे सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट आपको दिखेंगे। पंजाब में तो है ही, लेकिन सेकेंड हरदा और धार वाले बेल्ट में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी में इतना जहर हो चुका है। तो ये जहर सब दूर बढ़ने वाला है। तो हम क्या करेंगे? प्राकृतिक खेती जब करेंगे तो इससे ऑटोमेटिक पानी प्यूरिफाई होगा। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पेड़ लगाओ, प्राकृतिक खेती करो, ऑटोमेटिक पानी प्यूरिफाई होगा। तो ये तीनों चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और हो सकता है इस पर हमको 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 25 साल लग जाए, जो भी लग जाए, लेकिन हमने शुरुआत कर दी है। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ करके आगे आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, और नहीं आना चाहे तो हम तो करेंगे। तो ये जो 3 तत्व है ये भूमि से लिया गया है। अच्छा, यहां पर कई सारे लोग बैठे हैं, है ना। हम ये देखते हैं यार, ये हम कई बार बातों बातों में बोलते हैं ना, ये पूरी प्रकृति किसने बनाई? भगवान ने बनाई। करेक्ट। भगवान कौन है? पंच तत्व। जो पंच महाभूत है वो भगवान है। मतलब भूमि का भ ले लो, गगन का ग ले लो, वायु का व ले लो, अग्नि का आ ले लो, और नीर का न ले लो, मतलब जल का। नीर मतलब जल, तो नीर का न ले लो, तो ये क्या बन गया? भगवान। यही भगवान है, और हम इस भगवान को मार रहे हैं। तो अगर हम भगवान को मारेंगे तो हम जीवित रह सकते हैं क्या? तो हमें इन भगवान को बचाना पड़ेगा। ये सबको बचाएंगे तो हम ऑटोमेटिक बच जाएंगे। बचेंगे या नहीं बचेंगे? ये भगवान हमको खाना खिलाएगा, ये भगवान हमको जीवित रखेगा, और इसी से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और इसी से हम हेल्दी बनेंगे। बस ये इतना सा साइकिल है दोस्त। इस साइकिल को जिसने समझ लिया, और जो लोग आगे आएंगे वो लोग और उनकी आने वाली पीढ़ियां, उनका भविष्य सबका उज्जवल होता चले जाएगा। जो नहीं समझेगा उसके लिए भी हम तो काम कर ही रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। बाकी सब इतना ज्यादा नाश्ता हो गया है सकते हैं, उसके बारे में भी आपने हमको बताया, जागृत किया स्पेशली। थैंक यू सो मच ऑन योर स्पेशल डे, यू हैव टेकन दिस टाइम हम सब के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए। सो थैंक यू। किसी का कोई सवाल जवाब अगर कुछ है तो वो एक छोटा सा सेशन, कोई डाउट हो। लखन में वो छोटा सा बच्चा पूछ रहा था विश्व गुरु क्या होता है, पीछे गया क्या, वो चला गया। चलो उसको हम पर्सनली बता देंगे फिर। किसी का कुछ और कोई सवाल, किसी का कुछ है तो अदरवाइज लेट्स प्रोसीड। हम यहाँ से जाएंगे, जो लोग फ्रेशन अप नहीं हुए हैं वो फ्रेशन अप होंगे, विल हैव लंच एंड देन विल प्रोसीड फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन।